नारी चाह अगर ले तो सब कुछ संभव कर सकती है। दुनिया के देश के सारे तेज पुंज वैभव अपने घर में देश में भर सकती है। आज हम यहाँ पर आए हैं बहुत सारे लोगों के साथ में। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलग अलग विभाग से अलग अलग विशेषज्ञ, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट, और वो भी सबसे बड़ी बात सभी महिला हैं। और वहाँ यहाँ पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक वुमेन एम्पावरमेंट सेल बना हुआ है और हम सभी इसलिए यहाँ पर आए हैं, हम महिलाओं को सशक्त कर सके, उनके अंदर की जो चीजें हैं जो बाहर नहीं आ सकती हैं, अंदर की जो शक्ति है उसको निखारने के लिए। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं आप सभी को डॉक्टर पुनीता मानिक मैम के पास में। मैम, आपसे सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दीजिए। हाँ जी, थैंक यू। मैं डॉक्टर पुनीता मानिक हूँ, नोडल ऑफिसर ऑफ विमेन एम्पावरमेंट सेल इन किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी। और मेरे साथ मेरे कुलीग्स हैं जो अपने अपने फील्ड्स में उच्च स्तर पे काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड्स में, और उनके विचारों से भी आज हम रूबरू होंगे। सभी का आज इस पैनल डिस्कशन में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हम अपने सारे चिकित्सकों के लिए जोरदार तालियां और सभी अपने आपस के लिए भी बजाएंगे। और ये जो कुछ क्षण हैं वो हम देखेंगे क्या क्या विचार हमारे बाहर आ रहे हैं। तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में? मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि हम विमेन्स इंटरनेशनल डे मनाते हैं, लेकिन हम इसी दिन महिलाओं की उपलब्धियों और उनकी समस्याओं पे विचार करते हैं। क्यों हम ये ध्यान में नहीं रखते कि ये विषय तो ऐसा है जो हर सांस में हमारे साथ होना चाहिए। हमारी गांव के परिवेश में रहने वाली महिलाएं कितनी अस्वस्थ हैं, कितनी कमज़ोर फील करती हैं अपने आप को, उनको सशक्त करना हमारा परम धर्म, परम कर्तव्य है। तो हम ये जरूर कहें कि हमारी नारी शक्ति भरपूर शक्ति से ओतप्रोत है, लेकिन फिर भी थोड़ी कमजोर है। हम उनको जागरूक बनाएं और कोशिश करें कि वो भी अपने हर समस्या से लड़ सकें, उसका समाधान निकाल सकें। मैम, एटलीस्ट अपनी समस्या को वो सबको बता सके, जो सबसे बड़ी बात आज के समय में है। हमारे साथ में डॉक्टर गीतिका नंदा मैम भी है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू शालिनी। मैं डॉक्टर गीतिका हूँ और मैं यहाँ सर्जरी डिपार्टमेंट में एज ए ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट काम करती हूँ KGMU में। तो एज ए डॉक्टर हम सब मेंबर्स जो यहाँ पैनल डिस्कशन में इस समय मौजूद हैं, हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव कर लिया। महिला होने के बावजूद भी कभी शायद हम में से कई लोगों ने महिला और पुरुष में असमानता कई बार महसूस भी करी, मगर उन सब के बावजूद आज हम लोग इस मुकाम पे हैं। तो इस पैनल डिस्कशन से हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि हम उन महिलाओं को जागरूक करें। हर महिला में क्षमता है अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने की, अपनी शक्ति को प्रकट करने की, बशर्ते उसको सही मौका दिया जाए। तो आज इस पैनल डिस्कशन के जरिए हम उन महिलाओं को जागृत करना चाहते हैं। थैंक यू मैम आपके लिए। और अब हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि डॉक्टर कीर्ति मैम की तरफ आए, जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर वो प्रकाश डालेंगे आज। नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ KGMC में। और मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत होती है महिला की ही सोच बदलने के लिए। अगर हम महिलाओं की ही सोच नहीं बदल पाएंगे तो हम इस में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि महिला अपने परिवार में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो ये प्रॉब्लम शुरू होती है शुरुआत से ही, बेटी और बेटे में जो हम लोग फ़र्क करते हैं, जैसे बेटी भी पढ़ाई कर रही है, बेटा भी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन घर के कामों में हमारी उम्मीद होती है कि बेटी हमारी मदद करे और बेटे से हम ऐसी उम्मीद नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है, डिफरेंशिएशन की। तो यदि हम महिलाओं की सोच को बदलें और वहाँ से ही हम बेटे से भी उतनी उम्मीद करें कि वो घर के कामों में मदद करे, तो आगे चल के वो अपनी वाइफ की भी हेल्प करेगा, क्योंकि वाइफ भी आजकल सब वर्किंग होती हैं। तो काम घर के दोनों को मिलके करना से ही सोसाइटी में एक मेजर चेंज आएगा। और मैं क्योंकि एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं ये डे टू डे मैं अपनी देखती हूँ कि महिलाएं
अपने को इतना नेग्लेक्ट करती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, स्पेशली जो कैंसर है जिसमें कि बहुत टाइमली ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो वो बहुत देर में, बहुत एडवांस स्टेजेस में आती हैं और पूछने पे पता यही चलता है कि कोई साथ नहीं था, किसके साथ आते, पहले बताने में ही उनको संकोच लगता है, फिर उन्हें लगता है कि हम जाएंगे दिखाने, 2-3 दिन लग जाएंगे, जांचें होंगी तो घर का काम कैसे होगा, कौन देखेगा। तो इन सब चीज़ों में मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि महिला यदि अपने स्वास्थ्य को लेके जागरूक नहीं होगी तो वो खुशियां अपने परिवार में नहीं ला पाएगी, उसमें चिड़चिड़ापन आएगा। और कैंसर अगर हम बात करें तो वो तो एडवांस स्टेजेस में आएगी तो शायद उसकी लाइफ बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये महिलाओं को अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी मैम ने बात कही है, आज जरूरत है सोच को बदलने की। और अब हम प्रतिमा से कहेंगे कि प्रतिमा नेक्स्ट जो है हमारे चिकित्सक वो क्या बताने वाले हैं। अब मैं चाहूंगी डॉक्टर पुनीता मैम आप थोड़ा सा बताएं कि वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी में स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका किस तरह से है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा प्रतिमा। ये सर्विसेज जो हैं, जो आप सेवाओं की बात कर रहे हैं, ये अवेलेबल है अर्बन एरिया में, सिटीज में। मैटरनल हेल्थ सर्विसेज, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज, मेंटल हेल्थ सर्विसेज और पोषण के बारे में भी बहुत जागरूक हैं सब लोग। लेकिन वही बात है कि हम गांव के परिवेश में यहाँ तक पहुँचाएं ये सब चीज़ें। और जहाँ तक जेंडर इक्वालिटी का सवाल है, जब तक महिला अपनी सोच नहीं बदलेगी तब तक जेंडर इक्वालिटी नहीं आ सकती। जो अभी डॉक्टर कीर्ति ने बताया, मैं उनके विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम कोशिश करें कि हम मेल पार्टनर को भी किसी न किसी काम में सहयोग के लिए आमंत्रित करें, जिससे वो धीरे 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 ये सोच उनकी बदल जाए कि ये काम करना सिर्फ एक महिला का ही काम नहीं है, ये मिलके सबको करना चाहिए। मैम बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी तक तो बस यही होता था कि खाना बनाना है तो महिला को ही बनाना है। इनफैक्ट यहाँ तक कि जब सब घर के मेंबर खाना खा भी लेंगे तो बर्तन भी उठा के रखने हैं तो महिला को रखने हैं। तो जरूरत यहाँ पर भी दूसरा पॉइंट है सोच बदलने की। अब हम आगे ले चलते हैं डॉक्टर प्रज्ञा मैम के पास में, देखते हैं उनके पास क्या विचार हैं। तो मैम आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, तो मैं डॉक्टर प्रज्ञा पांडे हूँ और मैं दंत विशेषज्ञ हूँ। उसके साथ साथ मैंने कई साल मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस में काम किया है एज डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पे डिस्कशन हो रहा है, तो मैं भी अपना कुछ पॉइंट रखना चाहूँगी, जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि महिला का असली सशक्तिकरण तो तभी हो सकता है जब महिला स्वस्थ रहे। और स्वस्थ रहने के लिए जो है हम लोगों को, महिला को खुद जागरूक होना पड़ेगा। इसमें जो है अगर महिला स्वस्थ है तो जो है वो परिवार में ही नहीं बल्कि समाज में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। बहुत सारी समस्याएं आती हैं महिला को, आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, जिसके पीछे महिला जो है अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाती। तो इसमें मुझे लगता है कि हम डॉक्टर्स का, सरकार का और जैसे कई हेल्थ सेंटर्स हैं जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो जब भी जैसे मैं एक दंत विशेषज्ञ हूँ, तो कोई भी महिला रोगी जब मेरे पास अपने दांतों की कोई भी समस्या लेके आती है तो ये मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको साथ में ये भी बताऊँ कि कैसे वो नियमित अपने दांतों की सफाई रखे, अपने फैमिली में भी अपने बच्चों के, अपने साथ में जो बुजुर्ग हैं उनके मसूड़े दांत कैसे वो स्वस्थ रखें। तो इसमें मुझे लगता है डॉक्टर्स का भी रोल है। कोई अपनी विशेषता के अनुसार, जैसे कोई महिला, रोगी महिला अगर कोई स्त्री विशेषज्ञ के पास जाती है तो उनको उनकी जो मुख्य समस्या है उसको सॉल्व करने के साथ साथ उनको ज़रूर उनको बताना चाहिए कि हाँ भाई ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है, पैप स्मीयर उनको किस स्टेज पे ले लेना चाहिए, ताकि जो आने वाले कोई बीमारियां हैं तो वो पहले से अग्रसित हो सके। उसके साथ साथ ये तो है ही, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर डॉक्टर सलाह नहीं भी दे पा रहे हैं तो महिला को खुद जागरूक होना चाहिए। उनको अपनी जिम्मेदारी स्वास्थ्य की खुद लेनी पड़ेगी और खुद जो है सही मार्गदर्शन ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। सरकार ने भी काफ़ी सारी योजनाएं दी हैं, जैसे कि हमारे पास JSS के एक योजना है, विपन की योजना है, BPL योजना है,
ये सब बहुत सारी योजनाएं जो हमारे KGMU में भी निःशुल्क योजनाएं हैं, जिसके तहत महिलाओं का ट्रीटमेंट फ्री होता है। उसके तहत इनको जो है कई मल्टीविटामिन्स हैं, जो मेडिसिन हैं, वो भी इन लोगों को फ्री मिलती हैं। लेकिन उसके लिए जो है महिला को आना पड़ेगा और इस चीज़ का मार्गदर्शन लेके इनको जो है अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, क्योंकि स्वस्थ महिला ही एक सशक्त महिला। तो सुना आपने, प्रज्ञा मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी। कई सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं यहाँ पर, और जननी सुरक्षा योजना की भी बात मैम ने कही है। और ये सारी योजनाएं तब आपको पता चलेंगी जब खासकर महिलाएं आएंगी यहाँ पर। और ये जरूरी नहीं कि केवल महिलाओं को आना है, पुरुषों की जिम्मेदारी है कि उन्हें लेकर आना है। अब हम फिर से कैमरामैन को कहते हैं कि प्रतिमा की तरफ चले और प्रतिमा की आगे की बात जानना चाहेंगे। और अब जानना चाहेंगे डॉक्टर मोनिका मैम से कि महिलाओं के स्वास्थ्य में समाज की किस तरह से भूमिका है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। धन्यवाद प्रतिमा। और मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल हूँ और मैं स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मेरे ख्याल से एक ऐसा विभाग है जिसमें सिर्फ महिला को हम लोग देखते हैं और इसमें कोई पुरुष का हमारा मतलब सामना नहीं होता, पर एज अ अटेंडेंट आते हैं उनके, पर अक्सर हम लोग उनको बाहर कर देते हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि पुरुषों का भी, जैसे अभी बात हो रही है इस विषय पे बार बार, कि महिलाओं को अगर सशक्त करना है तो पुरुष को आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की जगह मेन एम्पावरमेंट ज्यादा जरूरी है। हम लोग को पुरुष को भी बिल्कुल उनके साथ में, महिलाओं को साथ में रखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। मतलब जैसे खाली उनका ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य नहीं है महिलाओं का, कि अगर महिलाओं का स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो खाली उन्हीं का स्वास्थ्य नहीं प्रभावित हो रहा है, ये पूरे परिवार और पूरे समाज का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हमें ध्यान रखना है कि हम उनके महिलाओं को, मतलब सिर्फ हम जब ये नहीं कहेंगे कि 26 साल की हो तभी हम उस पर ध्यान दें। किशोरी अवस्था में जब एडोलेसेंट होती हैं तभी से हमें लड़कियों को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम लोग के यहाँ एडोलेसेंट क्लिनिक है क्वीन मैरी हॉस्पिटल में, वहां पे आ सकती हैं वो लोग, जिसमें हम लोग उनको बहुत तरह की जानकारियां देते हैं और जिसके बारे में विषय में जिसमें हम लड़कियां संकुचाती हैं, जिसमें बात कम करती हैं, जैसे कि मासिक धर्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे महीने को में दर्द होना या महीने में ज्यादा ब्लीडिंग होना। हमें लगता है सबसे पहले तो हमें इस विषय में खुलकर बात करना चाहिए महिलाओं से। तो 1:1 का इंटरेक्शन होता है एडोलेसेंट में, एक डॉक्टर बैठे, एक महिला बैठे या बच्ची बैठे और हम इस सब विषयों में बात करें। यौन जो रोग हैं, यौन जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात करें। और यौन खाली समस्याएं नहीं, ये जो यौन अवस्था में रोग होते हैं उनको भी उनकी जानकारी होनी चाहिए कि अगर वो असुरक्षित यौन संबंध बनाएंगी तो उनको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए ये सब जो सर्विसेज हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज हैं, ये भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में अवेलेबल है, तो उसकी भी हमें जानकारी देना है। साथ में रही उनकी जो महिला के स्वास्थ्य में जब जच्चा बच्चा के बारे में भी, उनके बारे में भी अगर हम उनको लड़कियों को जानकारी दे दें कि जैसे कि टीनेज प्रेगनेंसी एक बड़ी समस्या है हमारे समाज में, क्योंकि लड़कियां बहुत ही भोली होती हैं मेरे ख्याल से और बहुत जल्दी बहक जाती हैं। तो इसलिए हम लोग को पहले से अगर ये समझा दें कि ये अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और वो कैसे अवॉइड कर सकती हैं टीनेज प्रेगनेंसी, तो ये भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव क्लिनिक्स हैं। और अगर जो प्रेग्नेंट जो अडल्ट महिलाएं, जो मैरिड महिलाएं आती हैं, उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि वो बहुत तरह की सुविधाएं हमारे यहाँ, जैसे कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चालू है, जिसमें कि उनको फ्री में डिलीवरी होती है, फ्री में बच्चे की भी देखभाल होती है, उसका लाभ उठाएं। दवाएं उनको फ्री में मिलती हैं। तो जितनी से ज्यादा हॉस्पिटल डिलीवरी होगी, सेफ प्रसव होगा, तो सेफ मदर भी सेफ रहेगी और बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। ये जो महामारी वाली बात कही है ना, होता क्या है जब महामारी स्टार्ट होती है जो एज में, तो लड़कियां माताओं से ही कहती हैं, क्यों नहीं अपने पिता से ये बात कह पाती। यहाँ तक कि कुछ सैनिटरी नैपकिन भी मंगाना होता है या कुछ होता है, नहीं पापा से नहीं कहना। तो उसके लिए प्लीज हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को एक संदेश जरूर दीजिए मैम। बस यही कहेंगे कि माताओं के साथ साथ पिता का भी उतना ही रोल, बहुत ही मतलब मुझे लगता है पिता का, लड़कियों का पिता से ज्यादा अटैचमेंट होता है और पिता से जो है वो ज्यादा लगाव भी होता है पिताओं का बेटियों के लिए। तो इसलिए पिता से जरूर से बोलें, खुल के बात करें। हमने पहले भी कहा, ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं जो इसमें जो ये लड़कियां समझती हैं सिर्फ हम अपनी माता से बात करें, ये गलत है। उनको मैक्सिमम अपने फादर से भी, मतलब पिता से भी इंटरेक्ट करना चाहिए। पिता का भी रोल है कि खाली स्कूल छोड़े और लेना, बस साथ में जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो अपनी बेटियों की प्रॉब्लम है, उसको जो है अपना योगदान दे उसमें। चाहे हॉस्पिटल लाने से लेके, डॉक्टर से बात करने से लेके, 1:1 काउंसलिंग की जरूरत होती है। कई बार लड़कियां खाली, जब हम बात करते हैं तो खाली शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, उनके मानसिक स्वास्थ्य भी हर चीज का बहुत जरूरी, लड़कियों का बहुत जरूरी है, लड़कियों महिलाओं का। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य उनका स्वस्थ रहेगा तो महिला हेल्दी रहेगी।
जी बिल्कुल। तो महिलाएं मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर जब हर तरह से स्वस्थ रहेंगी तभी देखा जाए तो हमारा समाज भी आगे बढ़ सकेगा। तो चलिए प्रतिमा, पहले अनुराधा मैम भी हमारे बीच में है, वो कुछ कहना चाहती हैं। हूँ प्रोफेसर हूँ फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में, और जैसा अभी वो मासिक पर जो डॉक्टर मोनिका ने बोला है उस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि खाली माँ से ही बात होती है ये ठीक है, पिता से बात होती है ये भी ठीक है, बट लड़कियों को भाइयों से भी ये बात कर सकती हैं, उनके भाई भी जाके उनके लिए सैनिटरी पैड्स ला सकते हैं। सो फादर की ड्यूटी है कि वो अपने बेटे को भी समझाएं कि फीमेल्स की, सिस्टर्स की, वाइफ्स की, क्योंकि कल उनकी बीवियां भी आएंगी, तो यहाँ पर भी समाज में हस्बैंड का रोल तो है ही है, भाई का रोल है, फादर का रोल है, सबका रोल है। और खाली ये पैड्स की बात नहीं है, उस समय में फीमेल को सपोर्ट चाहिए होती है, उस समय उसको रेस्ट दिया जा सकता है। काम उसको, जो हम ये सोचते हैं कि महिला काम ही करती रहे, उस समय में उसके ऊपर से काम हटाया जाना चाहिए। कोई भी घर में नहीं हो तो बाहर से खाना मंगाया जा सकता है। तो हर तरह से उन्हें 2-3 दिन के लिए, जैसे पहले चलता था, रेस्ट दिया जाना चाहिए। और बॉयज के आगे उन्हें हेजिटेट नहीं करना है। ब्रदर्स को भी इक्वली ट्रेन करना चाहिए इन बातों पे, भाइयों को भी समझाना चाहिए कि उनकी बहनों के हर महीने ये प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम आपने बात कही। अगर हम बहुत थोड़े से पुराने समय में जाएं, जब टीवी दूरदर्शन चैनल आता था, उस समय अगर सैनिटरी नैपकिन का एक ऐड आ जाता था तो जो घर की लड़कियां होती थी, महिला, वो टीवी बंद कर दिया करती थी या तो चेंज कर दिया जाता था। लेकिन हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि समय बदल रहा है। तो जो मैम ने बात कही है, भाई का, चाचा का, पापा का, सबका इन सारी चीजों में रोल है, और सब जब एक साथ रहेंगे तो हर एक चीज बहुत अच्छी रहेगी। कैमरामैन मोनिका मैम की तरफ चलते हैं। ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लोग रूटीन में बच्चे का वैक्सीनेशन कराते हैं, पोलियो के लिए BCG लगवाते हैं और बहुत सारे बच्चे का, छोटे बच्चे का, उसी तरह महिलाओं के लिए आजकल जो टीका आ गया HPV वैक्सीनेशन, मेरे ख्याल से ये बहुत ही रिसेंट है, अवेलेबल है। पर दुख की बात यह है कि हम लोग जो है, चाहे पढ़े लिखे हों समाज के हों, चाहे ग्रामीण महिला हों, इसका फुल रूप से इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। तो 2 टीके जिंदगी के, ये हमारी फॉक्सी प्रेसिडेंट का आजकल मोटो है, और हम लोग चाहते हैं कि इसी माध्यम से हम सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है। तो अगर आप महिलाएं जो है 9 से 14 साल की लड़कियों को ये 2 टीके लगते हैं, 0 और 6 मंथ पे, मतलब पहला वाला लगा, उसके 6 महीने बाद दूसरा। और अगर लड़कियां 15 साल से ज़्यादा की हैं तो 15 से 26 साल तक 3 टीके जरूर से लगवाएं, 0, 2 और 6 मंथ पे। तो हम ये कहेंगे कि महिलाओं को, मतलब माताओं को, पिताओं को, भाइयों को, जैसे कि अनुराधा मैम ने कहा, सबको इसकी अवेयरनेस हो। और खाली ये लड़कियां ही नहीं, ये लड़के भी लगवा सकते हैं टीके। और क्योंकि ये बहुत, हमारी जो कैंसर सर्विक्स है, ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। 1/5 हमारा ग्लोबल जो कैंसर है वो हमारे इंडिया में है। CA सर्विक्स, कैंसर सर्विक्स की बात करते हैं। तो इसके प्रिवेंशन के लिए अगर हम यंग अवस्था में, एडोलेसेंट से ही चालू हो जाए तो बेहतर है। तो मेरा ये मानना है और विश्वास भी है कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतनी ज़्यादा लगवाएं। तो जो लगवा सकते हैं इस टीके को जरूर से जरूर लगवाएं। अब हम डॉक्टर सारिका मैम से जानना चाहेंगे कि मैम आपको क्या लगता है कि समाज की कितनी भूमिका है महिलाओं के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए? तो धन्यवाद प्रतिमा जी इस क्वेश्चन के लिए। सो जो बात हो रही है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए समाज की क्या वो भूमिका है। सो समाज में ही महिलाएं हैं और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। जैसा कि अभी डॉक्टर मोनिका ने कहा था कि उनके पास जो गर्भवती महिलाएं आती हैं वो बहुत सारी समस्याओं के साथ लेके आती हैं। तो जब है कि पेड़ पूरा उग गया, अब आप सोचो कि ये पेड़ से ज़्यादा फल नहीं मिल रहे हैं, अच्छा नहीं मिल रहा है, तो हमें कहाँ ध्यान देना पड़ेगा? हमें ध्यान देना पड़ेगा जब वो पेड़ छोटा था, जब वो बीज था। तो मैं डॉक्टर सारिका गुप्ता, मैं यहाँ पे KGMC में बाल रोग विशेषज्ञ, बच्चों की रोग विशेषज्ञ हूँ। तो इस माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो शुरुआत है वो होनी चाहिए जब बच्चा माँ के पेट में है, जब बच्चा छोटा है, वहीं से शुरू करना होगा। क्योंकि अगर शुरू से ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आगे जाके स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अपितु कि हम जब माँ, कोई भी औरत प्रेग्नेंट हुई या हुई उस वक्त सोचे, क्योंकि नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ये हर कोई बात इसको समझता है। सो उस समाज की भूमिका ये है, बच्चों जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए। तो आज जैसा कि डॉक्टर प्रज्ञा ने बताया और सबने बताया कि सरकार की तरफ से बहुत प्रोग्राम है, जैसे जननी स्वास्थ्य सुरक्षा, मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैंने बात की सीट की।
तो उस प्रोग्राम में माँ के साथ साथ जो नवजात शिशु हुआ, लड़का है लड़की है, उसके लिए वैक्सीनेशन की सुविधा है, उसके लिए न्यूट्रिशन की सुविधा, बहुत सारे जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम है वो दिए जाते हैं। तो जो अभी डॉक्टर मोनिका ने बताया HPV वैक्सीन, अभी वो प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रही है, पर ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई वैक्सीन तो सब लगवा लेंगे। बहुत सारी वैक्सीन प्रोग्राम सरकार की तरफ से, जो कि बचपन से पैदा होने से BCG जो कि TB के लिए बचाता है, पोलियो के लिए, मीजल्स के लिए, रुबेला के लिए, ये सारी वैक्सीन प्रोग्राम के थ्रू फ्री मिलती हैं। उसके बावजूद भी बच्चों को और स्पेशली गर्ल चाइल्ड को ये वैक्सीनेशन नहीं लगता है। तो ये समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों को ही, लड़कियों को भी लेके जाए और ये वैक्सीनेशन लगवा। और अब तो आंगनवाड़ी वर्कर घर में आके ये टीके लगाती हैं, तो वो टीके लगवाने चाहिए। दूसरी चीज़, क्योंकि हम लोग, जैसा डॉक्टर मोनिका ने कहा था कि प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अनीमिया की। तो एक तो वैक्सीनेशन, उसके अलावा खान पान, तो वो ज़रूरी है कि खान पान अभी, और सब ने कहा कि खाना नहीं ढंग से मिलता है या बासी खाना खाने को मिलता है। सो जो भी लोकली अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोटीन पाउडर महंगे वाले ही दिए जाएं, जो कि घर के आसपास अवेलेबल है, जो भी लोकली, जैसे कि सीजनल है, जैसे आज के सीज़न की हम बात करें, सर्दियों में है मोटा अनाज है, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, वो सारी चीज़ें दे के बच्चों के स्वास्थ्य और महिलाओं, लड़कियों के स्वास्थ्य, क्योंकि यूजली यही होता है कि लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि अच्छा चलो ये घर में का, ये आगे घर का वंश चलाएगा, उसको सब पैसे कमाने हैं तो उसी को खिलाए पिलाया जाए। नहीं, तो सबको, लड़कियों को भी ये सारी चीज़ों से उनका भी स्वास्थ्य सुधारना चाहिए, ताकि आगे चल के वो जब प्रेग्नेंट हो, माँ बने, तो वो स्वास्थ्य सही रहे। और है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम है कि बच्चों के पेट में कीड़े, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो प्रोग्राम के थ्रू अभी चल भी रहा है, फ्री एल्बेंडाजोल टैबलेट दी जाती है, वो है। वैक्सीनेशन, जहाँ मैं फिर से एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि HPV तो फिर भी वो है कि पैसे देना पड़ रहा है। जो मीजल्स वैक्सीन है, जिसके लिए कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, नहीं लगवाते, और कितने बच्चे हमारे पास कंजेनाइटल इन्फेक्शन वाले आते हैं, जो कि माँ की से उनको ये इन्फेक्शन मिला हुआ था। सो एक, अगर संक्षेप में कहना चाहें तो समाज की भूमिका यही है महिलाओं के लिए कि जब बचपन से ही उनके स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, उनको सही पोषण दे के, उनका टीका लगवा के। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए। आज बहुत ही खास मौका है और बहुत ही खास हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, और बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। मैम ने जैसे कि बताया कि हमें अपने खान पान का, अपने मानसिक स्वास्थ्य का, सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और जब तक महिलाएं खुद सशक्त नहीं बनेंगी तब तक समाज भी आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं डॉक्टर अनुराधा मैम के पास में, और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है, समाज का कितना योगदान रहता है महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति। आइए बढ़ते हैं। मैं ये कहूँगी कि समाज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है फीमेल हेल्थ के लिए, अगर हम बात करते हैं। क्योंकि समाज क्या है, औरत के आसपास का समाज है उसकी फैमिली, उसका परिवार, उसके ऑफिस के लोग। तो अगर हम पहले घर की बात करें तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, फैमिली, मदर, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, इन सब को, फीमेल्स को सपोर्ट करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब लड़का बीमार होता है, ऐसे ही लड़की बीमार होती है, तो हमको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। जिस तरीके से समाज लड़कों के लिए भागता है हेल्थ केयर के लिए, वैसे ही उन्हें लड़कियों के लिए भागना चाहिए। उनकी दवाइयों की अवेलेबिलिटी, कंसल्टेशन विद दी डॉक्टर्स, इतनी फ्री स्क्रीन्स है, जैसे डॉक्टर प्रज्ञा ने बताई, इतने प्रोग्राम्स हैं जो यूनिवर्सिटी रन कर रही हैं। लेकिन अगर फीमेल्स को जो हेजिटेट करती हैं, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, अगर उनको अपने घर में, अपने फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई उनको लेकर नहीं आएगा, तब तक ये सारे प्रोग्राम्स हमारे फेल हो सकते हैं और निष्कर्ष जा सकता है। सो फीमेल को एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए सारे प्रोग्राम्स की, ऊपर से उसको अपनी हेल्थ को खुद प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, और उसके फैमिली मेम्बर्स को उनकी हेल्थ को इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उसका कारण ये है कि फीमेल घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, सबका ध्यान रखती है। ये हमारे समाज में ये फीमेल का रोल ही है। जब सोना होता है, नींद आ रही होती है, तब भी वो उठ के काम करती है। सो जो ये लैक ऑफ स्लीप भी है, जिससे कि और कई तरह की परेशानियां आती हैं, मानसिक तनाव होता है, और तो फीमेल को वोकल होना चाहिए और हस्बैंड को सपोर्टिव होना चाहिए, किड्स को सपोर्टिव होना चाहिए,
वो छोटी सी प्यार सी बात जब बच्चे अपने माँ से कह देते हैं कि मॉम आप कैसा कर रही हैं, मदर अपनी माँ के पास जाके सिर्फ इतना पूछ लेते हैं कि आप ठीक हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं तो कहती हूँ कि सास भी, ससुर भी, हस्बैंड भी और बच्चे भी वो पूछे डेली अपनी मदर के बारे में, अपनी सिस्टर्स के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में। अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो उनको हॉस्पिटल लेकर जाएं, उनकी दवाइयों की अवेलेबिलिटी देखें कि वो हो। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो फ्री ऑफ कॉस्ट लें, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है तो प्रोक्योर करें और उनको दें। एक हेल्दी लेडी ही फाउंडेशन है एक हेल्दी घर। बस एक बात को ये ध्यान में रखना है कि किस तरह घर की महिला, घर की माँ, घर की दादी और लोगों को बस देखकर ही जान जाती है कि उनके अंदर कोई ना कोई समस्या है। क्यों तुम दुखी हो, तो ये पुरुष क्यों नहीं जान जाते घर की महिला को देख के। तो इस बात पर अगर हम बात करने बैठ जाएंगे तो एक और चर्चा करनी पड़ेगी हमें। फिलहाल अभी के लिए हम प्रतिमा के पास चलते हैं। प्रतिमा के पास बहुत सारी हैं बातें। जी, तो अभी हम बढ़ते हैं मैम के पास में और डॉक्टर सरिता हमें बताएंगी। मैम, आपको क्या लगता है कि समाज की कितनी भूमिका है महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में? जी प्रतिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं सबसे पहले इस इंटरनेशनल डे पर सभी महिलाओं को अपनी तरफ से बधाई देना चाहती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे देश की संस्कृति में ये कहा गया है कि यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और हमारे देश के महापुरुषों ने ये भी कहा है कि जिस देश की नारी विकसित है वही देश असली में विकसित है। तो इसके उपलक्ष्य में बहुत सारे हमारे साथियों ने इसके विषय में बात की और मुझे बड़ी खुशी है कि इस स्तर की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हमें ये कहते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है कि आज भी हमारे देश के जो पिछड़ा वर्ग है, जो गांव में जो महिलाएं रह रही हैं, वहां तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। और मैं इस मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष भी हूँ और वहाँ पर मुझे काफ़ी इस तरह के प्रोग्राम करने पड़ते हैं अवेयरनेस से संबंधित, महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित। तो उस विषय में मैं ये भी कहूँगी कि हमारी भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं। अगर उन योजनाओं का अच्छी तरीके से पालन किया जाए तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हम महिलाओं की स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो संक्षेप में मैं उन योजनाओं के बारे में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं योजनाओं की नाम बता सकती हूँ। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना के अंतर्गत सरकार ने यह उद्देश्य, इसमें जो मेन उद्देश्य है कि स्त्रियों को और महिलाओं की भी शिक्षा समान होनी चाहिए पुरुषों के बराबर। और बेटी बचाओ से संबंध ये है कि जैसा कि हमारे देश में भ्रूण हत्या की एक बड़ी खराब प्रचलन थी पहले, जो कि अब काफ़ी उस पर रोक है कि भ्रूण में अगर पता चलता था कि फीमेल बच्चा है तो उसको लोग मारने की या उसको हटाने की कोशिश करते थे, जो कि पूर्णतः गलत था। इस पर सरकार ने काफ़ी हद तक रोक लगाई है। इसके अलावा सरकार ने मातृ वंदना एक योजना चलाई है, जिसमें जो स्त्रियां स्तनपान करा रही हैं उनकी सेहत को लेकर के काफ़ी इसमें हेल्प की गई है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण योजना, शिक्षा संबंधी योजनाएं, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, सुरक्षा संबंधी योजनाएं, रोजगार संबंधी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें जैसे उज्ज्वला भोजन एक योजना सरकार ने चलाई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने उन जगहों पर जहाँ पर ईंधन, पुराने ज़माने में जो ईंधन जला करके जिससे स्त्रियां रोगग्रस्त हो जाया करती थी, उसमें उन्होंने काफ़ी रोकथाम किया है और घर घर गैस के चूल्हे प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो ये भी एक तरीके का महिला सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा और उनकी रोजगार के प्रति एक संवेदना सरकार ने भी दिखाई है। और यह केवल सरकार का काम नहीं होता है, ये पूरे समाज का काम है। एक समाज में एक नारी होने के साथ साथ हमें यह हमारे समाज की और हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम नारी को सपोर्ट करें और उसकी सोच को बदलें और इसके साथ ही हम आगे बढ़ें। धन्यवाद। तो भाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है पूरे ही समाज की महिलाओं के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में, जैसे कि मैम ने बताया। अब हम बढ़ते हैं विनीता जी के पास और विनीता जी, आपसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जीवन शैली में बदलाव लाकर महिलाओं के स्वास्थ्य को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि महिलाओं को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ना जीवन शैली में बहुत ही बदलाव की ज़रूरत है।
हम महिलाएं ना वर्किंग होते हैं, हम कभी भी अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि पति को खिला लें, बच्चों को खिला लें, सास को खिला लें, ससुर को खिला लें, देन हम अपने बारे में सोचते हैं। और हमारा बॉडी इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हम जब बेहतर खाना नहीं खाएंगे, हम टाइम से खाना नहीं खाएंगे, तो हम कैसे अच्छी जीवन को बनाएंगे। तो हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, हमें अपनी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि हमने ये देखा है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आप साथ साथ में आप अपने स्ट्रेस को भी रिलीज़ करते हैं। और जब आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है तो आप जो खाते हैं वो भी आपको लगता है, आप अच्छा दिखते हैं, आप अच्छा, मतलब आपके फेस पे हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ से एक बात देखी है कि जब मैं व्हेन आई वाज मतलब 23 इयर्स ओल्ड मैंने बच्चे को डिलीवर किया तो मुझे पाइल्स हो गई। और आज मतलब 18 इयर्स का मेरी बेबी है, मैंने कभी कोई मेडिसिन नहीं ली। देन मुझे 26 इयर्स में अस्थमा हो गया, तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर आपको सलाह देगा, दवाइयाँ देगा, बट आपको कैसे हील करना है अपने आप को, ये तो आपको समझना होगा। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैंने सिर्फ एक्सरसाइज की, अच्छा खाना खाया, टाइम से स्लीप किया, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाया, और आज मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मुझे लगता है हर महिला को अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, खुद से प्यार करें। जब आप अच्छे दिखते हैं और कोई कॉम्प्लीमेंट देता है आपको कि यू आर लुकिंग गुड, तो हर महिला को ये बहुत अच्छा लगता है, उसको लगता है। तो आप अच्छे तभी हो सकते हैं जब आप अपने बारे में सोचेंगे, और जब आप सोचेंगे तो करेंगे। मैं बहुत फिटनेस फ्रीक हूँ और मैं कई सालों से जिम करती हूँ, योगा करती हूँ। मेरा कुछ भी छूट जाए बट मैं कभी योगा एक्सरसाइज अपना स्किप नहीं करती हूँ। चाहे मैं 1 घंटा ना दूँ तो मैं आधा घंटा दूंगी, आधा घंटा नहीं दूंगी तो मैं 15 मिनट दूंगी, लेकिन मैं करूँगी जरूर। तो मुझे लगता है हर महिला को अपने लाइफ में ना एक्सरसाइज को इंक्लूड करना चाहिए। वो एक बूम की तरह है, मतलब आपको पावर पैक की तरह है, वो आपको पावर देती है। तो हमेशा आप एक्सरसाइज करिए, खुश रहिए, खुद से प्यार करिए। ये मत सोचिए कि कोई कहेगा कि हाँ बहुत खूबसूरत लग रही हो, नहीं, शीशे के सामने खड़ी हुई सोचिए कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। आज मैंने देखा, मुझे लगा कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। तो ये बहुत बदलने की ज़रूरत है, और महिला जब बदलती है ना तो वो समाज को भी बदल देती है। आप फिट रहेंगे तो आप अपने बच्चों को अच्छा रखेंगे, अपने पति को अच्छा रखेंगे, आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा वर्क करेंगे, आप हर जगह अपने को एक फ्लावर की तरह जो है खिलता हुआ देखेंगे। विनीता मैम ने बहुत अच्छी बात कही, और देखिए फिर जहाँ से हमारी चर्चा शुरू हुई थी वहीं पर आके हो गई सोच बदलने की जरूरत है। ये अब नहीं कहना है कि समय नहीं है, खुद के लिए समय निकालना है। प्रतिमा, अब हम कहाँ चलते हैं? मैम की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई सबसे पहले खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद से प्यार करेंगे, जब आप मेंटली बिल्कुल फिट रहेंगे, तो आप फिजिकली भी फिट रहेंगे और अपने परिवार का और अपने अपनों का भी ध्यान रखेंगे। और जब हम सबका ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है समाज भी हमारा आगे ही बढ़ेगा। अब मुझे तो प्रतिमा ये लग रहा है कि ये ज्यादा जो वीडियो जब हमारे दर्शक देखेंगे या जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे ना, पुरुषों के अंदर खलबली मचने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा पता ही कटने वाला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस ध्यान देना है एक एक बात पर, एक एक पॉइंट पर। जी, और कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, और हमारी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हम बढ़ते हैं अब निशा मणि मैम के पास में, और मैम आपसे जानना चाहेंगी कि शिक्षा में लैंगिक समानता की हम बात करते हैं, कितनी समानता वाकई में आज हमारे देश में देखने को मिल रही है, वर्तमान समय क्या है और आगे आने वाला जो समय है हम क्या करना चाहेंगे, कितना हमें आगे बढ़ने की जरूरत है? थैंक यू प्रतिमा। मैं निशा मणि पांडे, वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ, साथ ही मैं विमेन एम्पावरमेंट सेल की सदस्य हूँ। एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने कि शिक्षा में लैंगिक समानता। शिक्षा में लैंगिक समानता की बात यदि करें तो हमारी चर्चा की शुरुआत में ही हो गया। हमने अनौपचारिक शिक्षा की बात की, जो स्वास्थ्य में शिक्षा की बात हो रही थी। यदि हम अनौपचारिक रूप से हम शिक्षा की बात कर ही रहे थे लगातार कि बच्चे को किस तरीके से शुरुआत ही हुई यहाँ से कि लड़के को लड़की को एक समान बनाना चाहिए,
तो यदि हम अनौपचारिक ढंग से देखें तो घर में ही वायरिंग ऐसी हो जाती है शुरुआत में ही कि ये लड़की है ये लड़का है, लड़का है तो उसे क्या करना है और लड़की है तो उसे क्या करना है। लड़की है तो वो कुछ विशेष विषय पढ़ेगी, लड़का है तो उसे कुछ विशेष विषय पढ़ना है। लड़की है तो मैथ्स नहीं कर सकती है, अंग्रेजी पढ़ लो तो अच्छे से दहेज मिलेगा। तो ये सोच है समाज की। तो शिक्षा के लिए हमें आवश्यक है कि किस तरीके से आप शिक्षा को देख रहे हो। अनौपचारिक रूप से हम शिक्षा में लैंगिक भिन्नता ले ही आते हैं। शुरुआत में ये घर से ही शुरू होती है, जो समाज में फिर शैक्षिक संस्थानों में यदि आप देखिए, वैसे देखा जाए तो शैक्षिक संस्थानों में टीचर्स की संख्या हमको महिला शिक्षिकाएं ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन वहाँ भी अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि वहाँ भी जो महिला शिक्षक है वो भी भेद करती हैं कि महिला है और यदि पुरुष है, बालक है तो उसके प्रति हमारा नज़रिया अलग होता है, बालिका है तो नज़रिया अलग होता है। तो बात तो की जाती है लैंगिक समानता की, लेकिन लैंगिक समानता का मुश्किल ये है कि वो लैंगिक समानता हम लगातार देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो समाज का भी रोल है शिक्षा में। समाज के साथ साथ सरकार लगातार बहुत सारे प्रयास कर रही है कि कन्या को शिक्षा मिल सके, पर दिक्कत ये है कि हम अपने लेवल पे चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं और वो दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा में लैंगिक समानता कितनी है, वर्तमान स्थिति क्या है और आगे भविष्य में क्या स्थिति होनी चाहिए, आइए जानते हैं शालिनी मैम से। मैम। थैंक यू प्रतिमा। जैसे कि अभी हमारे सभी कोलीग ने और खास करके निशा मनी मैम ने बताया कि शिक्षा में लैंगिक समानता के बारे में, शिक्षा ना केवल हमारा विकास में मदद करता है बल्कि ये हमारी स्वतंत्रता, समानता, आर्थिक स्थिति सब चीज़ों में सुधार करता है। वर्तमान स्थिति में ये है कि सरकार, जैसे हमारी कोलीग सरिता मैम ने भी बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार हमेशा, लेकिन ये हमारे घर से ही जो चीज़ें शुरू हो रही हैं कि हमारी कभी कभी आर्थिक स्थितियों की वजह से लड़कियों को पढ़ाना नहीं समझा जाता है कि लड़के को पढ़ा ले लड़की को ना पढ़ाएं। तो उस कभी कभी आर्थिक स्थिति की वजह से मजबूरी में माँ बाप चाहते हुए भी अपने बच्चियों को नहीं पढ़ा पाते हैं। फिर साक्षरता दर में हम कई बार कमी देखते हैं। अगर पुरुष में देखें हम तो पुरुष में 80% तक साक्षरता दर है, जबकि फीमेल्स में लेस देन 70% है। तो शिक्षा के उस तरह से हम लोगों के घर से ही सांस्कृतिक और सामाजिक दबाव, उसको ना हमें अपनी सोच को बदलना है। यही बात हमारे सारे कोलीग्स ने इस बात को किया है। मैं भी डॉक्टर शालिनी गुप्ता हूँ, मैं ओरल पैथोलॉजी में प्रोफेसर हूँ। हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट में ओरल कैंसर के बारे में खास करके, जैसे मैडम ने अभी सर्वाइकल कैंसर, डॉक्टर गीतिका ने ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो हम लोग भी ओरल कैंसर के अवेयरनेस के लिए, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, तो जब हम पेशेंट को ओपीडी में देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो पान, तंबाकू और ये सब की जो चलन महिलाओं में है उसको बताने में वो बहुत ज़्यादा संकोच करती हैं। जैसे हमारे पास कई कम उम्र के बच्चियां आती हैं जिनका मुंह नहीं खुलता। अब मुंह नहीं खुलता है, वो मतलब माता पिता को इतना नहीं पता है, वो लड़की कमरे में ले जाके एक उंगली से भी कम उसका मुंह खुल रहा है, वो कमरे में ले जाके किस तरह से खाना खाती है। अब जब उसकी शादी तय हुई तब वो मेरे पास आती है और तब अपनी प्रॉब्लम बताती है कि मैम शादी के बाद मैं अपने ससुराल में सामने से खाना तो खाना पड़ेगा मुझे, तो मैं कैसे खाऊंगी। तो मैंने कहा तुमने 18 साल अब तक, इतने साल तक अपने माता पिता को, और ये उसके मुंह खुलने की समस्या 6-7 साल से ही शुरू हो चुकी थी, ना खुलने की। तब उसे धीरे धीरे हम लोगों ने पहले तो काउंसलिंग किया, उसको समझाया, फिर उसके माँ बाप, उसने कहा अगर मेरे पिता को पता चल गया कि मैं ये खाती हूँ तो वो तो मुझे जान से मार देंगे। मैंने कहा नहीं, आप बताओ आपको किस, जहाँ से भी आपको इस हैबिट की शुरुआत हुई, स्कूल में हुआ या कहाँ से हुआ, आप उसको फेस करो और इसे छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि हमें इलाज के लिए तो सबसे पहले हैबिट को ही छोड़ना पड़ेगा। तो हमें उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। और फिर उसी के जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हमें मिले जिसमें मुंह नहीं खुलता इन सब आदतों की वजह से, या वो बताना नहीं चाहते। महिलाएं हो के अगर बच्चियां हैं, वो किसी के सामने कैसे एक्सेप्ट कर लें कि हमें इस तरह का नशे के हम आदी हो चुके हैं, या हमें इस तरह की सब वो आगे, तो उनमें घर में भी उसमें प्रेशर रहता है। दूसरी चीज़ें हैं कि ये लैंगिक भेदभाव तो हमारे हर जगह, जैसे मैडम ने भी कहा कि स्कूल में भी टीचर भी यही समझते हैं कि लड़कियों के पास कम दिमाग होता है, या लड़के पूरे लड़कों से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होती हैं, लड़कियां मैथ्स और ये सब टेक्निकल चीज़ें नहीं कर सकती हैं, डिजिटल एरा में लड़कियां इतनी स्मार्ट नहीं होती हैं, तो वो एक्सपोजर ही नहीं होता है।
आर्थिक असमानता हमने बताया ही, तो अब हम इससे सुधार कैसे सकते हैं? सरकार भी इसकी तरफ लगे हुए हैं। एक तो हम लोगों ने, और हमारे पास जैसे मैं खुद ही जब मैम के साथ में महिला इसमें केंद्र में लगी हुई हूँ बहुत पहले से ही, तो हम लोग स्कूल जाके ओरल हाइजीन पे भी हम लोग कैंप्स करते हैं। हम लोग गुड टच बैड टच पे भी बच्चों को बताते हैं। बहुत सारी बच्चियां हैं जिनके साथ गलत होता है और वो ये नहीं बताती, वो अपने माँ बाप को भी नहीं बताते। और ये सिर्फ गरीब तबकों में नहीं होता, पढ़े लिखे लोगों में भी होता है। जब मैं इस अवेयरनेस को गुड टच बैड टच बताती हूँ, क्या गुड टच है क्या बैड टच है, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए, तो इसमें मैंने देखा है कि पढ़े लिखे लोगों में भी, मतलब हमारी एक कोलीग है, मैं नाम नहीं लूंगी, उनके भी बच्चियों के साथ इस तरह की गलत चीजें होती है और बच्चियां माँ बाप को नहीं बताती आके। तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है कि आप अपने माँ बाप से या टीचर से या फ्रेंड से इस बात को जरूर बताएं। अगर कभी कभी माँ बाप को वो बताते भी है तो माँ उन्हें मना कर देती है, क्योंकि बहुत सारी स्थितियों में उनके रिश्तेदार होते हैं जो उनके साथ ये गलत और दुर्व्यवहार कर रहे होते हैं। तो आज के ज़माने में गुड टच बैड टच बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कोई नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में, लाइक केजी की बच्ची, उसके पिता मेरे पास आए कि इनके टीचर तो स्कूल में, परिवहन में जहाँ वो जा रहे हैं, तो सब जगह सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। शौचालय के लिए जिस तरह से हमारी सरकार जागरूकता कर रही है, वर्क प्लेस पे शौचालय होना चाहिए, परिवहन सेफ्टी होनी चाहिए, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ प्रॉपर लाइट होना चाहिए। तो ये हमारे सब महिला जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमें बहुत सारी शिक्षा में, संस्थान में सुविधाएं, इस तरह की सुविधाएं, तो ये तो बेसिक सुविधाएं हैं, ये हमें देना ही देना है और सरकार इसके लिए लगी है। प्लस बच्चियों को बताना है कि उनकी कानूनी सुरक्षा, उनके अधिकारों के बारे में उनको बताना पड़ेगा। ऐसा है कि अगर आपके साथ गलत कर रहा है कि पुलिस को FIR लिखना पड़ेगा। इससे पहले होता था कि माँ बाप लेके जाते थे शिकायत, पुलिस FIR नहीं लिखती। अब पॉक्सो एक्ट के अगेंस्ट आपको FIR लिखना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हैं। तो ये सब बातें नहीं पता हैं अभी ना उनके अभिभावकों को, और बच्चियां भी डरती हैं। लेकिन अब बच्चे आगे जब उन्हें बताया जाता है तो वो खुद निकल के बाहर आती हैं, तब वो जाके अपने माँ बाप को बताते हैं। तो हम लोग ने जब बहुत स्क्रीनिंग की तो कई बच्चियों ने फिर लिख के अपने माँ बाप को चिट में दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, इन्होंने किया। तब जाके माँ बाप उनके लिए, कुछ तो माँ बाप है जो स्टैंड लेते हैं बच्चियों के लिए, कुछ माँ बाप अपने बच्चियों को दबा देते हैं कि ये बात किसी से ना बताना। लेकिन हम ऐसे माँ बाप को भी बोलेंगे, माओं को बोलेंगे कि आप प्लीज डरे ना और ना अपने बच्चों को कमजोर करें, ये चीजों को लेके बाहर आइए, तभी ये शोषण रुकेगा। फिर सरकार बहुत तरह से छात्रवृत्ति कर रही है, जैसे मैम ने बताया। छात्रवृत्ति के अलावा आर्थिक सुविधाएं भी दे रही है। कई सारी मुद्रा योजनाएं सरकार ने लागू किया जिसमें गृहिणियों को लोन दिया जाता है। उस तरह से स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस तरह से बहुत सारी चीजें आ गई। अब तो सेल्फ हेल्प ग्रुप सरकार ने शुरू किया है, आप लोग को फाइनेंशियली बहुत हेल्प करती है। तो सरकार ने बहुत योजनाएं दी हैं जो मेरे और कोलीग्स ने, सब ने बताए हैं, तो उसको भी आप फायदा उठाइए उसका। ये सब चीजें हमारे स्थल में हैं। और प्लस जैसे जो प्री कैंसर और कैंसर जैसी कंडीशंस होती है, इसके लिए सरकार ने पूरी फ्री सुविधा, आपको फ्री, पूरा ट्रीटमेंट ही फ्री है। अगर आपका एक बार डायग्नोस हो जाता है, उसके बाद से दवाइयाँ, सारे जांच पड़ताल, सब कुछ आपका फ्री है, इवन इफ सर्जरी तक फ्री है। तो ये सारी चीज़ों को लेके और तो ये सब देख के हमें ये लगा कि हमें अपने मानसिक बदलाव में बहुत बड़ी परिवर्तन की ज़रूरत है। हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हमें बहुत पॉजिटिव, विनीता ने भी बोला कि हमें कॉन्फिडेंस लाना है कि हम अच्छे दिख रहे हैं। जब हम स्वस्थ रहेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम अपनी जीवन शैली में नींद प्रॉपर लेंगे, पोषण प्रॉपर लेंगे, तो हम अपने पूरे, क्योंकि एक महिला से उसका परिवार तो है ही, उसके बाद पूरा समाज का विकसित होता है। तो इसलिए मेरा बस इसी के साथ ही है कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन हमें खुद से अपने आप से जागरूकता लानी पड़ेगी और अपने घर से, अपने बच्चों से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने वर्क प्लेस में चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि हम सब यहाँ पे वर्किंग है, हमें वर्क बैलेंस मेंटेन करना है। देखिए आज के सोसाइटी में बिना वर्किंग हुए हो नहीं सकता, तो इसलिए वी हैव टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस। थैंक यू सो मच। आज के इस पैनल डिस्कशन का मैं निचोड़ बस यही बताना चाहूंगी कि परिवार की धुरी महिला ही है और उससे जुड़े हुए परिवार के सभी सदस्यों का कल्याण, ध्यान हो सकता है जब महिला समाज में होने वाली जागरूकता को समझे, उसको और महिलाओं के साथ शेयर करे और तत्पर रहे कि हम किसी न किसी तरह जो मानसिकता है समाज की, विचारधारा है समाज की,
महिला को लेकर, उससे हम लोग बाहर निकल सकें और एक महिला को निडर, शक्तिशाली, सक्सेसफुल लेडी के रूप में समाज में उसको सम्मान दिला सके और एक दूसरे का ध्यान रख सके। मैं यहाँ पे समस्त कोलीग्स को जिन्होंने अपने विचार शेयर करे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो अपना समय निकाल के आए और इस इम्पॉर्टेंट डे के लिए हमने महिलाओं पर विचार शेयर करे। इतिहास बदल जाएगा, भूगोल बदल जाएगा, नारी चाह अगर ले तो पूरा संसार बदल जाएगा। और इन्हीं लाइनों के साथ आज हम आपसे बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि हम सभी साथ हैं। यहाँ पर केवल महिलाएं थी, इसका ये मतलब नहीं कि पुरुष की कोई भागीदारी नहीं। तो बस इसी प्रण के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं।